उसके बाद हम मालूम करेंगे इनके नॉर्मल मोड्स। नॉर्मल मोड्स में आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द नॉर्मल मोड जो है वो ओमेगा है, फेज कांस्टेंट 5 है। स्ट्रिंग जो है वो अगर एग्जीक्यूट कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन तो नॉर्मल मोड के लिए आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए वाई एक्स टू इज इक्वल टू होता है ए एक्स कोस ओमेगा टी प्लस 5। अब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम इसकी करेंगे, इसका डिफरेंशिएट निकालेंगे तो कर्ली टी के लिहाज से तो कर्ली स्क्वायर वाई एक्स टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए एक्स कोस ओमेगा टी प्लस 5 आ जाएगा। और इसी को हमें पता है कि हमारे वेव इक्वेशन ये थी जो हमने निकाली थी, उसमें हमारे पास टी के लिहाज से डबल डिफरेंशियल चाहिए और हमें एक्स के लिहाज से चाहिए। टी के लिहाज से हमारे पास ये आ गया और एक्स के लिहाज से ये बन जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम वेव इक्वेशन में पुट कर देंगे वैल्यूज़ को। ये वेव इक्वेशन है, इसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमने जो डी स्क्वायर ए एक्स वाली वैल्यूज़ को उसको एक इस तरफ कर लिया और ये इस तरफ आ गया। अब इसमें से ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है ओमेगा ओवर वी, तो ओमेगा ओवर वी जो है वो के इक्वल होता है, यानी ओमेगा स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। के इज इक्वल टू ओमेगा ओवर वी और वी की वैल्यू है हमारे पास टी ओवर म्यू स्क्वायर रूट। ये हम पीछे वेव इक्वेशन में लिख चुके हैं। अब ये हमारे पास यहाँ तक एक वेव इक्वेशन होगी। अब अगर हम ये जो असल है जब हमने निकाली है वो है कि हमने जनरल वेव इक्वेशन हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए लेनी है। ए एक्स उसमें हमारे पास होता है ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। अब ए और बी इसमें कांस्टेंट है। अब अगर हम नॉर्मल मोड की बात करें तो वाई एक्स टी आपने पीछे पढ़ा था, दैट इज़ इक्वल टू ए एक्स कोस ओमेगा। पहली जो इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी थी ये वाली इक्वेशन ये थी वाई एक्स टी इज़ इक्वल टू ए एक्स कोस ओमेगा टी प्लस वाई। अब इसमें हम ए एक्स की वैल्यू डाल देंगे जो कि ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स है, ओमेगा टी प्लस वाई वैसे ही आ जाएगा। अब इस पे हम बाउंड्री कंडीशंस लगानी है ताकि हमें जो ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट हो सके। बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है, हम ये कहते हैं कि जो दो फिक्स स्टैंड हैं दोनों तरफ से हमने जो इक्वेशन दो स्ट्रिंग थी उसको हमने बांधा हुआ था, यानी टाइट किया हुआ था, सपोर्ट के साथ फिक्स किया हुआ था। तो x इज़ इक्वल टू ज़ीरो भी और x इज़ इक्वल टू एल दोनों एंड्स जो हैं वो फिक्स हैं। यानी y में जब y एक्स टी है तो x ज़ीरो डालेंगे और या x की वैल्यू l डालेंगे तो दोनों सूरतों में हमारे पास ट्रांसवर्स मोशन है, क्योंकि आपको पता है जहाँ पे एंड्स होते हैं वहाँ पे हमेशा आपके पास नोड्स बनते हैं। नोड्स का मतलब होता है कि वहाँ पे वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो हमेशा जहाँ पे एंड फिक्स है वहाँ पे आपके नोड्स बनते हैं और जहाँ पे एंड्स ओपन होते हैं या फिक्स नहीं होता वहाँ पे एंटी नोड बनता है और एम्पलीट्यूड वहाँ पे मैक्सिमम होता है। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे और यहाँ पे नोड्स बनने हैं। नोड्स का मतलब है कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यानी वाई जो है वो ज़ीरो है। सबसे पहले हम x इज़ इक्वल टू ज़ीरो डालेंगे। जब ये हम डालेंगे तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू ज़ीरो जब है तो आपको पता है y ज़ीरो हो जाएगा। इक्वेशन जो है वो इक्वेशन नंबर जो आपके पास ये c है इसमें आपको देख लें कि x ज़ीरो डाल रहे हैं हम, ये ज़ीरो हो गया आपके पास, तो ये वाला हिस्सा ज़ीरो हो गया। पीछे क्या रह गया, ये भी रह गया और यहाँ कॉस ओमेगा टी प्लस वाई हो गया। अब कोस ओमेगा टी प्लस वाई तो जो है वो इस ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता, तो इट मीन्स हमारे पास जो बी है वो ज़ीरो है। अब नेक्स्ट में हम और पीछे इक्वेशन अब हमारे पास क्या रह गई, वाई एक्स टी ए साइन के एक्स कोस ओमेगा टी प्लस वाई, जिसमें बी जो है वो ज़ीरो है। अब अगला हम मालूम करेंगे जब x इज़ इक्वल टू एल है, तो यानी वाई एल टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास अब इक्वेशन क्या रहेगी, एल टी, ये वाली इक्वेशन जो है वो हम ए साइन के एल कोस ओमेगा टी प्लस वाई डाल दिया। अब इसमें अभी देखें दो वैल्यूज़ हैं, या तो ये ज़ीरो होगी या ये वाली ज़ीरो होगी। ये तो ज़ीरो नहीं हो सकती, इसका मतलब है कि ए साइन के एल इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब इनमें भी दो वैल्यूज़ हैं, या तो ए ज़ीरो होगा या ये ज़ीरो होगा। अब ए भी ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट ज़ीरो हो गए तो वैल्यू ही ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारे पास स्ट्रिंग, इसका मतलब है कि अगर ए हम कहेंगे कि ज़ीरो है तो स्ट्रिंग इज़ परमानेंटली रेस्ट, यानी वो तो रेस्ट पे ही है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब पीछे ये रह गया कि साइन के एल इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर ये ज़ीरो है तो इट मीन्स के थीटा जो है के एल जो है वो एन पाई के इक्वल है।
अब के की वैल्यू अलग करने के लिए n पाई ओवर l हो जाएगा। और के है क्या था, के इज़ इक्वल टू ओमेगा ओवर वी थी, जहाँ वी इज़ इक्वल टू टी ओवर म्यू था। अब ओमेगा को अकेला करेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, दैट इज़ इक्वल टू के वी। वी की वैल्यू डाल दी, के की वैल्यू एन पाई ओवर एल है। हमारे पास ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई, जिसमें एन जो है वो 1 2 3 4 है। ओमेगा एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल मोड्स ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। अब अगर हमने म्यू एन यानी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, ये म्यू है, इसको हम एफ भी लिख सकते हैं, वैसे यहाँ पे मैंने म्यू लिख दिया, ये वी नहीं म्यू है। म्यू एन इज इक्वल टू ओमेगा ओवर 2 पाई होता है। ओमेगा एन की वैल्यू डाल दी, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो एन ओवर 2 एल टी ओवर म्यू हो गया। एन अगर हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मालूम करना चाहते हैं, एन इज़ इक्वल टू 1 होगा, तो हमारे पास ये म्यू 1 यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1 ओवर 2 एल टी ओवर म्यू स्क्वायर रूट हो जाएगा। एन जो है वो जो अगली फ्रीक्वेंसीज आएंगी वो इन्हीं के हार्मोनिक्स होंगे, हार्मोनिक्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। म्यू 2 निकालनी होगी तो आप देखो तो दैट इज़ 2 म्यू 1 होगी। इसी तरह म्यू 3 निकालेंगे तो 3 म्यू 1 होगी। तो हमारे पास द स्ट्रिंग हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल फ्रीक्वेंसी हो जाएंगी, जो कि हार्मोनिक्स होंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज के। नॉर्मल मोड अगर आपने शेप्स मालूम करनी है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आपने हर एक में शेप्स मालूम करनी है नॉर्मल मोड्स में, हम पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। म्यू 1 इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2 एल टी ओवर म्यू। अब इसमें आपने मालूम करना है कि लेंथ और वेव लेंथ किस तरह है। तो म्यू 1 ये आप एक के लिए समझेंगे ना, तो बाकियों के लिए भी आसानी हो जाएगी। म्यू 1 हमें पता है 1 ओवर 2 एल टी ओवर म्यू है, वैसे ये वी है, ठीक है, ये हमारे पास वी है। अब वी म्यू यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्चुअली वी ओवर लेमडा होती है। अब इन दोनों को कंपैरिजन करें कि वी है ये म्यू है, इट मीन्स कि जो लेमडा है वो 2 एल के बराबर है। लेमडा जो है वो हमारे पास 2 एल के इक्वल है। एल निकालना है तो एल इज़ इक्वल टू लेमडा बाई 2, यानी लेंथ में हमारे पास हाफ लेमडा आना है, यानी ये हाफ लेमडा गया और हाफ लेमडा ही टकरा के वापस आया। उसके बाद जब हम बात करेंगे सेकंड फ्रीक्वेंसी की, जो टी म्यू 1 है, इसी तरह हम निकालेंगे तो ये हमारे पास जो लेमडा है वो एल के इक्वल आएगा सेकंड में म्यू 2 के लिए। और नेक्स्ट में इसी तरह हम फ्रीक्वेंसी ये 3 म्यू 1 है, तो आप देखोगे 3/2 लेमडा हो जाएगा, यानी एक पूरा लेमडा और एक हाफ। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट में 2 लेमडा होगा, यानी दो लेंथ जो है वो 2 लेमडा में चली जाएगी जब फोर्थ फ्रीक्वेंसी आएगी, तो ये हमारे पास पूरा लेमडा बन जाएगा। इस तरह की ये शेप जो है बुक में भी बनी हुई हैं, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से वहाँ बुक में से भी देख सकते हैं।